प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्यशील पूंजी। अब इसमें हमने पिछले वीडियो में जो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया उनकी हानियों तक। अब आगे देखते हैं कि कार्यशील जो पूंजी है उसे अनुमान लगाने की कितनी विधियाँ प्रचलन में हैं। भाई कार्यशील पूंजी अनुमान लगाने की जो विधियाँ हैं, जैसे एक नंबर है विक्रय प्रतिशत विधि, दूसरी है प्रतिगमन विश्लेषण विधि, तीसरी है परिचालन चक्र विधि, शुद्ध चालू संपत्ति और पूर्वानुमान विधि, और प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। तो कुल मिला के 5 प्रकार की विधियाँ हैं। विक्रय प्रतिशत विधि, प्रतिगमन विश्लेषण, परिचालन चक्र विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि और प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। ये 5 प्रकार की विधियाँ जो है प्रचलन में। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञात करें विक्रय प्रतिशत विधि। एक नंबर, जब अनेक वर्षों से बिक्री और कार्यशील पूंजी के संबंध स्थिर हो तो भविष्य के लिए कार्यशील पूंजी का निर्धारण किया जा सकता है। यह अल्पकालीन प्रयत्नों में उपयोगी है। अल्पकाल का मतलब 1 वर्ष से कम कि अगर हम कोई विश्लेषण करना चाहते हैं उसके लिए ये ठीक है। उसके बाद है प्रतिगमन विश्लेषण विधि, न्यूनतम वर्ग रीति से अलग है। ये गत वर्षों में बिक्री और कार्यशील पूंजी के मध्य गत वर्षों में बिक्री और कार्यशील पूंजी के मध्य औसत संबंध स्थापित करने के बाद का कार्य है। यानी ये बिक्री और कार्यशील पूंजी के मध्य संबंध स्थापित करती है। अब इसका इस प्रकार का सूत्र होगा आपका, कैसे y बराबर y को क्या माना है वर्किंग कैपिटल a प्लस बी एक्स को क्या माना है सेल्स, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल के सेल्स के आधार पर हल हो रही है ना, इसलिए तो a एक अचर हो गया, b इसका स्लोप हो गया। अब ये सूत्र है भी a और b का मान ज्ञात करने का। तो सिग्मा y बराबर एन ए प्लस बी सिग्मा x पहली समीकरण है, जिसे a का मान ज्ञात होगा, इससे b का मान ज्ञात होगा। सिग्मा एक्स वाई बराबर a सिग्मा x प्लस b सिग्मा x का स्क्वायर। तो ये होगी 2 नंबर विधि। 3 नंबर परिचालन चक्र विधि। ये सर्वोत्तम तकनीक मानी जाती है इनमें भी, ये जो भी है इनमें। और एक अवधि के कुल परिचालन व्ययों में संबंधित अवधि के परिचालन चक्रों की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। यानी एक अवधि से संबंधित आपने जो कुल खर्चे किए हैं और उसी अवधि का क्या देना है भाग, जिससे ज्ञात होगी आपको वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, परिचालन व्यय कितना किया है, उस अवधि की सामग्री कितने में खरीदी, प्रत्यक्ष श्रम कितना हुआ, शक्ति, ईंधन, प्रशासनिक, विक्रय और वितरण व्यय शामिल हैं। इन सबको जोड़ लिया भी। फिर क्या करना है, ह्रास अमूर्त संपत्ति का अपलेखन शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि गैर रोकड़ी व्यय है। ह्रास भी नॉन कैश है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाएगा इसमें। कर लाभांश लाभों का नियोजन होने के कारण छोड़ दिया जाता है। पूंजी व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। पूंजी व्यय होता है संपत्ति शामिल नहीं होगी, जो भी खर्चा कर रहे हैं आप उसको शामिल करना है। उसके बाद परिचालन चक्र जो आपकी अवधि है उसमें क्या करना है अभी, तो परिचालन चक्र की अवधि है कैसे ज्ञात करना है, ऑपरेटिंग सर्किल। तो एम का मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, डेटर माइनस क्रेडिटर। अगर इनकी अवधि दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ज्ञात करने के ये फॉर्मूले हैं। जैसे एम यानी रॉ मटेरियल कैसे ज्ञात करना है, तो आपको एक भी ये ध्यान में रखना, जितने भी ये पॉइंट आपको ज्ञात करने हैं उन सब में ऊपर तो क्या लिखना है जो पूछा हुआ है। जैसे एवरेज लगाकर, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर। भाग में क्या करना है, जिनका इनसे संबंध है, किनका भी, जैसे कोई भी कच्चा माल खरीदेंगे तो उसका क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, उपभोग, और लिखना है पर डे के हिसाब से, तो डेली एवरेज कंजम्पशन। और ये क्या है, रॉ मटेरियल है, इसका क्या करेंगे प्रोडक्शन, तो डेली एवरेज प्रोडक्शन। और ये क्या है फिनिश, तो डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल फिनिश हो उसकी कॉस्ट होगी। और कॉस्ट कैसे ज्ञात करेंगे, देखो भी प्रोडक्शन कॉस्ट मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे ज्ञात करनी है, तो फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश जोड़ना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश घटाना है। इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रशासन और बिक्री व्यय को ध्यान में नहीं रखना है, ये शामिल नहीं करना है इसमें। केवल फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स का ही समायोजन किया जाता है। उसके बाद एवरेज डेटर BR में डेटर का संबंध किससे होता है अभी, सेल से, और वो भी कौन सी, उधार, तो क्रेडिट सेल्स पर डे। उसके बाद क्रेडिटर का संबंध किससे होता है, उधार परचेज से, तो क्रेडिट परचेज पर डे।
वर्ष की कुल परिचालन चक्रों की संख्या, तो 365 बट्टा ऑपरेटिंग सर्किल पीरियड होगा। अभी कार्यशील पूंजी कैसे ज्ञात करनी है कि आपने जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्ञात किए हैं, अभी यहाँ पर जो भी ज्ञात करेंगे उसमें नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सर्किल इसका भाग देंगे। एक तो ये तरीका है, ये इसका अथवा है। अभी जैसे सी का मतलब कैश ऑपरेटिंग सर्किल बट्टा एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, नंबर ऑफ ईयर इंटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस प्रकार लिखेंगे। फिर आगे अगर आपने भविष्य के लिए आकस्मिकताओं के लिए कोई आयोजन कर रखा है तो वो वर्किंग कैपिटल में और ऐड हो जाएगा, अगर कर रखा है तो उसके बाद अगली जो हमारी विधि है 4 नंबर, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। वर्किंग कैपिटल की आवश्यक मात्रा अनुमान लगाने की सबसे अच्छी विधि है, बढ़िया विधि है। कौन सी? शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान, क्योंकि इसमें चालू संपत्ति और चालू दायित्व को ही लिया जाता है। पूर्वानुमान की इस विधि में 2 अवधारणाएं, एक तो कुल लागत और एक रोकड़। कुल लागत में ह्रास और लाभ को शामिल किया जाता है, रोकड़ में ह्रास और लाभ में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि रोकड़ है तो ये नॉन कैश है ना, इसलिए इसको शामिल नहीं करना है। फिर इसका जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, जो भी इसका प्रारूप बनाया जाता है उसमें आपकी जो WIP की गणना में सामग्री को 100% लेना है और श्रम और ऊपरी व्यय को 50% शामिल करना है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं तो मटेरियल आप 100% लेते हैं, लेकिन लेबर का जो पेमेंट है वो 100% कभी नहीं किया जाता, वो 50% ही होता है। अगर करना चाहें तो वो अलग से सूचना होती है प्रश्न में। वर्किंग कैपिटल की गणना में लाभों को निम्न कारणों से WC का स्रोत नहीं माना जाता। एक तो लाभों का उपयोग WC के स्रोत के रूप में किया जाए, तब आयकर लाभांश आरण से W कम हो जाती है, इसलिए एडवांस टैक्स को चालू संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता है। और अंतिम जो विधि है वह प्रक्षेपी चिट्ठा विधि। तो इसमें जो भी आपको सूचनाएं दी होती है, संपत्ति पक्ष में लिखनी है, दायित्व पक्ष में। फिर इसका योग बराबर नहीं आएगा। अभी अदरवाइज तो बैलेंस शीट का योग बराबर होता है, लेकिन इस चिट्ठे का योग बराबर नहीं होगा। अगर संपत्ति पक्ष में कमी हो रही है तो वो क्या होगी, WC अधिक होगी और अंतर किस नाम से, कैश के नाम से। अगर दायित्व पक्ष में कमी आ रही है तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, WC में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि संपत्ति बढ़ रही है तो WC अधिक होगी, और दायित्व में कमी है तो WC में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और अंतर किस नाम से, बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से लिखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।